जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग लिंकेज शुरू किए थे और उसमें बताए थे कि एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित ऐसे जीन अथवा एलील जो बिना अलग हुए पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक जीन बोलते हैं। और उनको स्थानांतरित होने की जो क्रिया है उस क्रिया को हम लोग लिंकेज कहते हैं। उसी में आज हम लोग को आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। पहला पॉइंट जो आएगा वो ये आएगा कि सहलग्नता दर्शाने वाले जीनों या संलग्नता दर्शाने वाले जीन की व्यवस्था रेखीय होती है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि वैसे जीन जो लिंकेज को प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, उनकी जो क्रोमोसोम पर व्यवस्था होती है वो रेखीय होती है। एक सिर में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, साथ साथ मौजूद होते हैं, इस प्रकार से। सेकेंड पॉइंट अगर बात करें तो वो ये कहता है कि संलग्न जीन के बीच की दूरी, संलग्न जीन के बीच की दूरी जितनी कम होगी संलग्नता उतना ही अधिक होगा। अर्थात कह रहा है कि जो संलग्नता है वो जीनों के बीच के दूरी पर क्या होता है, डिपेंड करता है। जीन के बीच की दूरी जितना कम रखिएगा या कम होगा उतना ही लिंकेज क्या होगा, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ स्थानांतरित होने की संभावना क्या होगी, अधिक होगी। जिसमें देख सकते हैं कि संलग्नता जो है, लिंकेज, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, जीन के बीच की दूरी का। अर्थात जीन के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो संलग्नता कम होता है, और जीन के बीच की दूरी को कम करते हैं तो संलग्नता क्या होगा, बढ़ेगा। और यहीं से इसको इस तरह से बॉक्स में डाल देंगे। यहीं से देख सकते हैं प्रतिशत रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन के बीच की दूरी को जितना ही क्या करेंगे हम लोग बढ़ाएंगे, प्रतिशत रिकॉम्बिनेशन उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। और जीन के बीच की दूरी को जितना ही कम करेंगे, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो लिंकेज को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है। तो पहले आप इसको क्या करिए, नोट करिए। हेडिंग डालना है लिंकेज को प्रभावित करने वाले कारक। लिंकेज को प्रभावित करने वाले कारक कई कारक होते हैं। उसमें से पहला जो कारक होता है वो जीन के बीच की दूरी। अगर अभी बताए थे कि जीन के बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो लिंकेज है, संलग्नता जो है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर संलग्नता कम होगा तो वहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर, विनिमय की क्रिया है, वो क्या होगा, अधिक। अगर सेकेंड देखें तो आयु बढ़ने के साथ अगर आयु में वृद्धि हो रही है तो लिंकेज भी क्या होगा, लिंकेज की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप तापमान को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को, तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ जो लिंकेज है, लिंकेज क्या होता है, कम होता है। और क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसी के साथ साथ अगर हम लोग मनुष्य में देखें, मनुष्य में एक नर और एक मादा, नर जो होते हैं इनमें लिंकेज की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया क्या होती है, कम होती है। वहीं अगर मादा में देखें तो लिंकेज जो है वो क्या होता है,
कम और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है वो क्या होती है, अधिक। तो यहाँ पर जो कुछ कारक लिखे हुए हैं वो लिंकेज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जीन के बीच की दूरी, आयु, तापमान, मनुष्य के अंदर जो नर है या मादा है वो प्रजाति के ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से एक्सरे किरण होता है या कई प्रकार के और फैक्टर होते हैं जो हम लिंकेज की क्रिया को और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जिसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है लिंकेज के प्रकार। और लिंकेज के प्रकार में हम लोग जो पहला प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्ण लिंकेज या पूर्ण संलग्नता, इसको कंप्लीट लिंकेज भी कहेंगे। क्या होता है ये, इसमें जो संलग्न जीन जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं और साथ साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। पूर्ण लिंकेज का मतलब क्या होता है कि संलग्न जीन एक साथ साथ रहेंगे और साथ साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहेंगे, स्थानांतरित होते रहेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण लिंकेज कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं जीन पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ रहते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, या इसी में लिखेंगे, इसमें क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है विनिमय की क्रिया अनुपस्थित होता है। विनिमय की क्रिया अनुपस्थित होता है। अगर विनिमय नहीं होगा तो संतति में वेरिएशन नहीं आएगा, और संतति में वेरिएशन अगर नहीं आएगा तो संतति जो होते हैं वो किसके समान होंगे, उत्पन्न होंगे, जनक के समान होंगे। इसलिए इसमें लिख सकते हैं इसमें जनकीय जीन संयोजन आता है। इसमें जनकीय जीन संयोजन जो होता है वो अजनकीय जीन संयोजन से क्या होता है, अधिक होता है। इसमें लिख सकते हैं संतति में सिर्फ जनकीय जीन संयोजन आता है। जनकीय जीन संयोजन आता है का मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो जो जनक संतति होते हैं वो सब संतति जो होते हैं वो किसके समान होते हैं, जनक के समान होते हैं। अब ये जो पूर्ण लिंकेज है वो कौन से जीव में पाया जाता है, तो इसमें देख सकते हैं कौन को एग्जाम्पल में नीचे लिख सकते हैं कि मेल ड्रोसोफिला, नर ड्रोसोफिला जो है इसमें पूर्ण लिंकेज होता है। और मादा सिल्क वर्म जो है ये भी क्या करता है, करती है पूर्ण लिंकेज को प्रदर्शित करती है। तो ये पूर्ण लिंकेज को आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा टाइप देखते हैं इसको। दूसरा जो टाइप आता है वो अपूर्ण लिंकेज आता है। अपूर्ण लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, इसमें देख सकते हैं तो इसमें जो जीन होते हैं, लिंक जीन होते हैं, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और लिंक जीन के एक दूसरे से अलग होने के कारण यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, उपस्थित होता है। और अगर क्रॉसिंग ओवर उपस्थित है तो इसमें क्या होता है कि जनकीय जीन संयोजन के साथ साथ कौन आता है, अजनकीय जीन संयोजन भी आता है। इसमें लिख सकते हैं इसमें संलग्न जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर उपस्थित होता है। इसमें नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, इसमें जनकीय जीन संयोजन के साथ साथ
अजनकीय जीन संयोजन भी आता है या उत्पन्न होता है। कह रहा है कि कुछ संति जो होंगे वो जनक के समान होंगे और कुछ जो होंगे वो जनकों से क्या होंगे, भिन्न होंगे। भिन्न क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर विनिमय की क्रिया हो रही है, ठीक है ना। और विनिमय की क्रिया के कारण ही संतियों के अंदर क्या होता है, भिन्नता आता है। यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है कि जो अजनकीय जीन संयोजन होता है, अजनकीय जीन संयोजन जो होगा वो 50% से कम या उसके बराबर होता है, ठीक है। 50% से कभी भी अजनकीय जीन संयोजन अधिक नहीं होगा। तो इसमें नीचे एक ब्रैकेट बना करके लिख सकते हैं कि अजनकीय जीन संयोजन जो होता है, इस सिंबल का मतलब होता है कि ये 50% से कम होगा और इस सिंबल का मतलब होता है कि ये 50% के बराबर होगा। 50% से कम और बराबर हो सकता है, 50% से कभी भी अजनकीय जीन संयोजन अधिक नहीं हो सकता है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और चीजें देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझेंगे। यदि ए और बी जीन पूर्ण संलग्न है, ए और बी जीन पूर्ण संलग्न है, तो दिए गए जीन प्रारूप के आधार पर युग्मकों की संख्या ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर कोई जीन प्रारूप हम लिख रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी और कैपिटल सी, और इसके नीचे ए और बी जो है वो पूर्ण संलग्न कर रहा है। तो जो जीन पूर्ण संलग्न होगा उसके नीचे इस प्रकार से एक सीधा क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड जो जीन प्रारूप है वो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। इसमें ए और बी जीन जो है वो क्या है, पूर्ण संलग्न है। थर्ड जीन प्रारूप ले लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है, और कैपिटल सी, स्मॉल सी। इस तरह से यहाँ पर भी ए और बी जीन क्या होगा, पूर्ण संलग्न होगा। और फोर्थ ले लेते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पर ए और बी जीन जो है वो भी क्या है, पूर्ण संलग्न। इस तरह के क्वेश्चन में युग्मक की संख्या निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले एन का वैल्यू निकालेंगे। और एन हम आपको बता चुके हैं कि एन जो होता है वो विषम युग्मजीय अवस्था की संख्या होता है। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो पूर्ण संलग्न है। तो यहाँ पर एन जो होगा वो दो अलग अलग एन निकालेंगे, इसका लाइन के अंदर वाले का एन और लाइन के बाहर वाले का एन। तो लाइन के अंदर वाले दोनों समयुग्मजीय अवस्था में है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होगा, 0। और ये बाहर वाला भी समयुग्मजीय अवस्था में है, कैपिटल सी, तो यहाँ पर भी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब इस तरह के कंडीशन में तो यहाँ पर देखिए लाइन के अंदर जो है वो दोनों समयुग्मजीय अवस्था में है, ए भी समयुग्मजीय अवस्था में है और बी भी समयुग्मजीय अवस्था में है। तो इस तरह की अवस्था के लिए यहाँ पर एन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और इसके बाहर जो है वो विषमयुग्मजीय अवस्था है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अगर इसमें देखें तो लाइन के अंदर एक समयुग्मजीय अवस्था है और लाइन के बाहर भी क्या है, एक ही समयुग्मजीय अवस्था है। तो लाइन के अंदर वाले का एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लाइन के बाहर वाले के लिए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब इसमें देखिए लाइन के बाहर 2 गो है, तो ध्यान रखिएगा लाइन के अंदर जो है वो कितना भी विषमयुग्मजीय अवस्था रहे, कैपिटल ए, तीनों के तीनों भी लाइन के अंदर अगर रहता, तीनों के तीनों विषमयुग्मजीय अवस्था में रहता, तो भी एन का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर 2 समयुग्मजीय अवस्था है तो 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एन इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1। और बाहर के लिए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। लाइन के अंदर कितना भी विषमयुग्मजीय अवस्था रहे हमेशा एन इक्वल टू क्या लेना है, 1 लेना है। और लाइन के बाहर अगर विषमयुग्मजीय संख्या अधिक होगा तो उसके अनुसार उनकी संख्या, जैसे यहाँ पर कैपिटल सी, स्मॉल सी है तो एन इक्वल टू 1 ले। अगर लाइन के बाहर एक और रहता है कैपिटल डी, स्मॉल डी, तो एन इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाता है, 2। लेकिन अंदर यहाँ पर कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। अब इसको हम लोग युग्मक बना लेते हैं। तो इस प्रकार से तो एन के वैल्यू यहाँ पर अगर 0 रखे, 2 के पावर 0, तो यहाँ पर युग्मक का संख्या जो होगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। और वो युग्मक कौन होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 के वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो युग्मक बनेगा वो कितना बनेगा 2। तो सबसे पहले इसको अलग अलग लिख लेंगे, कैपिटल A कैपिटल B, इस प्रकार से जो लिंकेज वाले हैं, और बाकी जो विषम युग्मजीय अवस्था में उसको फॉर्क बना करके जोड़ देंगे, कैपिटल C स्मॉल c। तो पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, और थर्ड कॉम्बिनेशन कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c। अब इसमें देखिए तो n का वैल्यू जो है वो कितना होगा, तो 2 के पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 4 युग्मक बनेंगे तो एक जो है वो सयुग्मजीय अवस्था में उसको इस प्रकार से लिख लेंगे, दूसरा जो है वो विषम युग्मजीय अवस्था में है कैपिटल B स्मॉल b, तो उसको हम लोग इस प्रकार से फॉर्क बना करके जोड़ देंगे, और तीसरा जो कैपिटल C स्मॉल c है उसको भी फॉर्क बना करके इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C बनेगा, सेकेंड कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कैपिटल A कैपिटल B और स्मॉल c बनेगा, थर्ड कॉम्बिनेशन कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C, और फोर्थ कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कैपिटल A स्मॉल b और स्मॉल c बनेगा। इस प्रकार से 4। अब इसमें देखिए इसमें n का वैल्यू जो है वो 2 है, 1 प्लस 1 तो a यहाँ पर जाएगा 2 के पावर 2। यहाँ पर भी जो युग्मक बनेगा वो कितना बनेगा 4 बनेगा। अब इस तरह के कंडीशन के लिए अलग अलग लिख लेंगे, a को अलग लिख लेंगे और स्मॉल a को अलग, स्मॉल कैपिटल A को अलग और स्मॉल a को अलग, और बाकी जो बच रहा है विषम युग्मजीय अवस्था उसको फॉर्क बना करके जोड़ देंगे, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b, और फिर इसके ऊपर कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल c और कैपिटल C स्मॉल c। कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल c। नहीं, इसमें कोई मिस्टेक हो गया है। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें युग्मकों की संख्या ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको सही करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होगा इस प्रकार से 2 के पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 के पावर 2 और इक्वल टू 4 होगा। इसमें इस प्रकार से पहले कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल A कैपिटल B पर कैपिटल C स्मॉल c लिखेंगे इस प्रकार से, और दूसरा कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो स्मॉल a स्मॉल b और कैपिटल C और स्मॉल c। इस प्रकार से 4 युग्मक। तो पहला युग्मक जो बनेगा वो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C बनेगा, थर्ड जो बनेगा वो कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c बनेगा, फोर्थ जो बनेगा वो स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C, और फोर्थ बनेगा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो इस प्रकार से ये 4 युग्मक क्या होंगे बनेंगे। तो लिंकेज वाला इसको क्या करना है, एक बार अपने से लिख करके इसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना है जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित जो जीन होता है उनका हम लोग सही क्रम पता करते हैं, साथ ही साथ जीनों के बीच के जो दूरी है या जीनों का स्थिति क्रोमोसोम पर क्या है, इस स्थिति के बारे में जानकारी जो हमको मिलता है वो किससे मिलता है, जेनेटिक मैप से मिलता है। ये कैसे इससे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। जेनेटिक मैप की सहायता से, मैप की सहायता से जीनों के या गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के सही अनुक्रम एवं उनके स्थिति का पता चलता है। सही स्थिति का क्या होता है पता चलता है। इसी में लिखेंगे नीचे जेनेटिक मैप, मैप जीनोम के अध्ययन में सहायता करता है। जीनोम के अध्ययन में क्या करता है, सहायता करता है। इसी में इसका इकाई लिखेंगे यूनिट
यूनिट जो होता है वो सेंटी मोर्गन होता है, स्मॉल सी कैपिटल एम, और इसको बोलते हैं सेंटी मोर्गन। 1% रिकॉम्बिनेशन, 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू होता है 1 सेंटी मोर्गन। अगर रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है पूर्ण योजित, इसका मतलब है कि 1% अगर कोई संति जो है वो पूर्ण योजित प्रतिशत संतियों का संख्या जो है वो 1% है, तो उनके बीच जीन का जो दूरी होगा वो कितना होगा, 1 सेंटी मोर्गन होगा। इसको लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला के F1 पीढ़ी प्लस AB से टेस्ट क्रॉस कराने पर निम्नलिखित संति प्राप्त होते हैं। प्लस AB जो संति है वो 9, उनकी संख्या 9 है। AB और AB वाले संति जो है वो 9 है। प्लस A और AB वाले संति जो है वो 41 है, और प्लस B और AB वाले संति जो है 41 है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे लिंकेज में, तो जो यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसमें क्या फाइंड करना है, तो इसमें लिखिएगा नीचे, तो जीन के बीच की दूरी ज्ञात करें, जीन के बीच की दूरी ज्ञात करें। सोल्यूशन जो है करेंगे हम। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होगा आएगा, इसमें जो सबसे संख्या कम होगा वो पूर्ण योजित होंगे। ध्यान रखिएगा, पूर्ण योजित, जिनकी संख्या कम है वो क्या होंगे, पूर्ण योजित, और जिनकी संख्या अधिक है वो क्या होंगे, जिनकी संख्या अधिक है वो ये जो होंगे ये होंगे जनकीय जीन संयोजन वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल संतति की संख्या ज्ञात करेंगे। टोटल संतति, और टोटल संतति का जो संख्या होगा वो इसको ऐड कर लीजिए, 1 1 2 और 9 कितना होगा, 11 और 9 20 की 0 हाथ में 2 4 4 8 2 10। टोटल संतति का जो संख्या यहाँ से आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालना है, तो प्रतिशत पूर्ण योग, इसका एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज पूर्ण योग पहले निकालेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है पूर्ण योग संतियों की संख्या, संतति की संख्या, पूर्ण योग संतति की संख्या अपॉन टोटल संतति, पूर्ण संतति की संख्या इंटू 100। तो पूर्ण योग संतति कितने हैं, 9 और 9 18 है, 18 यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में। टोटल संतति कितने हैं, टोटल संतति 100 है, और इंटू क्या करना है, 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो परसेंटेज पूर्ण योग कितना आया, प्रतिशत पूर्ण योग आया 18%। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 1% पूर्ण योग इक्वल टू होता है 1 सेंटी मोर्गन। 1% पूर्ण योग इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटी मोर्गन होता है। तो 18% पूर्ण योग इक्वल टू कितना होगा, 18 सेंटी मोर्गन। इसलिए जीन के बीच की दूरी 18 सेंटी मोर्गन या मैप यूनिट होगा। ये आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB एवं प्लस प्लस के लिए संयुग्मजी व्यष्टियों के बीच क्रॉस कराने से 1000 संति प्राप्त होते हैं, जिनमें से 700 जनक के समान हैं। तो A एवं B के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें देखिए प्लस प्लस और AB और ये दोनों जो हैं वो जनकीय हैं, और इनकी संख्या कितना दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है। प्लस A और प्लस B जो है ये रिकॉम्बिनेंट है, और इनकी संख्या टोटल संति 1000, तो 700 जनकीय हो गए। ये कितना बचेगा, 300 बचेगा।
तो यहाँ से पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रतिशत रिकॉम्बिनेंट पूर्ण योग। प्रतिशत पूर्ण योग जो निकाला जाता है वो पूर्ण योग संख्या की संख्या अपॉन क्या करते हैं, पूर्ण संख्या की संख्या इंटू 100। तो पूर्ण योग संख्या कितना, ये 700 तो जनक के समान है, 300 क्या होगा पूर्ण योग जो होगा, तो 300 अपॉन टोटल संख्या कितने हैं 1000 इंटू क्या करेंगे 100। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से क्रॉस करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 से ये 1 कट जाएगा। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन जो आया प्रतिशत पूर्ण योग आया 30 सेंटीमोर्गन। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1% पूर्ण योग इक्वल टू होता है 1 सेंटीमोर्गन। 1 सेंटीमोर्गन तो 30% पूर्ण योग इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमोर्गन या 30 मैप यूनिट। तो ए और बी के बीच का दूरी, ए एवं बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमोर्गन आंसर। तो इस प्रकार से सीधा सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें से जिन प्रारूप आपको दिए हुए रहेंगे आपको पूर्ण योग और जनकीय जिन संयोजन जो है उनको क्या करना है अलग अलग कर लेना है, और उसके बाद परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन आपको क्या कर लेना है निकाल लेना है, और परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन जितना आएगा उतना ही उस जिन के बीच की क्या होगी दूरी होगी। तो ये क्वेश्चन को भी आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। यहीं पर एक नोट लिखेंगे, गुण सूत्र पर उपस्थित जिन के बीच की दूरी 50 सेंटीमोर्गन या मैप यूनिट से कम होने पर प्रत्यक्ष लिंकेज होता है एवं गुण सूत्र पर जीनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमोर्गन से अधिक होने पर अप्रत्यक्ष या परोक्ष लिंकेज होता है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए इसमें से एक में 18% या 18 सेंटीमोर्गन आया और एक में 30 सेंटीमोर्गन आया। ये क्या हुआ 50 मैप यूनिट से 50 सेंटीमोर्गन से कम है, तो अगर तीनों के बीच का दूरी जो है 50 सेंटीमोर्गन से कम है तो वहाँ पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट लिंकेज होगा, और जहाँ पर 50 सेंटीमोर्गन से अधिक अगर आएगा तो वहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट लिंकेज या अप्रत्यक्ष लिंकेज या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परोक्ष लिंकेज बोलते हैं, तो वो परोक्ष लिंकेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, तो वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।